स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी हमारी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम वाइब्रेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग 9th क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन में वाइब्रेटरी मोशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हो कि वाइब्रेटरी मोशन होती क्या है। As you know, to and fro motion of a body about its mean position in equal interval of time is called vibratory motion and this is a mechanical phenomena। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप मीन पोजीशन कहते हो और उसके अराउंड बॉडी जो है वो आपके पास टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है कि सिंपल आगे और पीछे वो एक फिक्स पॉइंट के मूव करती है। टाइम इंटरवल भी आपके पास इसमें इक्वल होता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट का एक्सट्रीम पोजीशंस में, मतलब वो जितना लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस कवर करती है उतना ही राइट पे करती है। अब यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट है कि इसको मैकेनिकल फिनोमेना कहा गया है। इसको मैकेनिकल फिनोमेना इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके पास बॉडी जो है वो मूवमेंट में है और जितनी भी बॉडी की मोशन से रिलेटेड हम स्टडीज़ करते हैं वो आपके पास मैकेनिक्स में आती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वाइब्रेटरी मोशन को मैकेनिकल फिनोमेना का नेम दिया है। हम इसको ये टर्म यूज़ करते हैं कि ये एक मैकेनिकल फिनोमेना है इन विच अ बॉडी इज़ बेसिकली मूविंग इन अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब वाइब्रेटरी मोशन के लिए हमारे पास एक और टर्म भी यूज़ होती है विच इज़ ऑसिलेशन। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेशन जनरली इसको सेम कंसीडर किया जाता है कि ये सेम क्वांटिटीज़ हैं, दो इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, दे आर नॉट कम्प्लीटली सेम, ठीक है, लेकिन तकरीबन हम इनको अप्रॉक्सीमेटली कह देते हैं कि वाइब्रेटरी मोशंस आर बेसिकली ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस वाइब्रेटरी मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट आपके पास बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है ओवर द सेम पाथ। अब आपके पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है पेंडुलम विच इज़ गिवन हेयर, फिर यहाँ पे मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, आपने एक स्प्रिंग लिया उसके साथ मैस को अटैच कर दिया, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप डेली लाइफ में देखो तो अगर आपके पास आप ऑब्जर्व करो एक बच्चा स्विंग पे है, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट भी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। उसके अलावा जो आपके अम्यूज़मेंट पार्क में शिप्स होती हैं, ठीक है, राइडिंग शिप्स होती हैं, बोट्स होती हैं, जो देयर आर ह्यूज बोट्स, वो भी अपने फिक्स पॉइंट पे ही इस तरह से वाइब्रेट करती हैं। अब यहाँ पे हम पेंडुलम को देख लेते हैं कि हमने क्या किया। एक पेंडुलम है, उसको लिया, उसको हमने डिस्प्लेस किया, जिसके थ्रेड के साथ मैस अटैच था, फोर्स अप्लाई की और फिर छोड़ दिया। अब क्या है कि पेंडुलम ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। सो इट इज़ बेसिकली मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना ये फर्स्ट एक्सट्रीम पे राइट साइड पे जाके डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही ये देखें लेफ़्ट साइड पे भी कर रहा है। तो ये आपके पास फॉलो कर रहा है वाइब्रेटरी मोशन को। नेक्स्ट केस आपके पास है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। इसमें स्प्रिंग लिया, उसके साथ मैस अटैच किया, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मैस मूव करेगा। जैसे ही हमने फोर्स को रिलीज़ किया मैस वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और ये ऑसिलेशंस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये हमने दो एग्जांपल्स देखी, एक पेंडुलम की और एक मैस की, जिसको हमने अटैच कर दिया था स्प्रिंग के साथ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन की हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल टाइप है विच इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारा आज का मेन फोकस भी है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे। अब वाइब्रेटरी मोशन की ये स्पेशल काइंड क्यों है, व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल वाइब्रेटरी मोशंस, तो हम उसका आंसर देखने के लिए सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, अंडर विच कंडीशंस आपके पास वाइब्रेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है। जब भी आपके पास एक ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर आपके पास सिस्टम फ्रिक्शनलेस हो, ठीक है, आपके पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, कोई भी ऐसी फोर्स ना हो जो बॉडी की मूवमेंट को स्टॉप करे, टू एंड फ्रो मोशन को स्टॉप करे, तो उस सिस्टम में सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, दैट सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन रेजिस्टिंग फोर्स नहीं होनी चाहिए। सेकंड आपके पास क्या है, द सिस्टम शुड हैव इनर्शिया, आपके पास सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया आपके पास क्या है, इट इज़ द
प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज। ठीक है, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। यहाँ पे आपके पास जब भी बॉडी रेजिस्ट करेगी, रोकेगी किसी भी चेंज को, अगर तो वो रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगी कि वो रेस्ट में रहे, अगर तो वो मूव कर रही है तो वो कोशिश करेगी कि वो मूवमेंट में ही रहे, वो स्टॉप ना हो। तो ये आपके पास जो करेक्टरिस्टिक होता है, ये जो आपके पास प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। तो अगर तो आपके पास इनर्शियल सिस्टम नहीं है, आपके पास बॉडी में इनर्शिया नहीं है, तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस पॉसिबल नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके पास इनर्शिया का, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आपके पास है, द सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब आपके सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ऐसी फोर्स है जो हमेशा बॉडी को पुल करती है, मूव करती है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। अब आपने देखा था कि हम बॉडी को डिस्प्लेस करके पेंडुलम के केस में लेके गए थे वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, जैसे ही हमने फोर्स को रिमूव किया तो बॉडी जो थी, जो पेंडुलम था, वो फ़ौरन वापस आया था अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसी तरह जब हम आप लेके गए मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस को एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो मैस फ़ौरन वापस आया था अपनी मीन पोजीशन पे। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल थी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। अगर तो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स अवेलेबल ना होती तो वहाँ पे आपके पास ऑसिलेशंस जो थी, टू एंड फ्रो मोशन जो थी बॉडी की, वो तो पॉसिबल ही नहीं थी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। अगर तो सिस्टम आपकी इन तीन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, देन दैट सिस्टम possess सिंपल हार्मोनिक मोशंस। फर्स्ट आपके पास कंडीशन क्या थी, दैट इट शुड बी फ्रिक्शनलेस, देयर शुडंट बी एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड आपके पास इनर्शिया की इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास मैस स्प्रिंग सिस्टम, जो कि अभी हमने डिस्कस की थी। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये आपकी बुक के भी टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट पे, बॉल एंड द बाउल सिस्टम। इसमें आपने सिंपल एक बाउल लिया, ठीक है, उसमें आपने एक बॉल को थ्रो किया, और वो उस बॉल ने क्या किया कि वो अपनी ये मीन पोजीशन थी और इसमें ये टू एंड फ्रो मोशन इसने स्टार्ट कर दी। थर्ड केस जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो भी होगा हमारे पास सिंपल पेंडुलम। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन एग्जांपल्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस कौन कौन सी थी, आपके पास यहाँ पे इनर्शिया क्यों आया, थर्ड आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ कहाँ से अवेलेबल हुई, और इसमें एनर्जीज, मूवमेंट्स बॉडीज़ की कैसी थी। तो हम यहाँ पे तीन केसेस देखेंगे, मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड द बाउल एंड सिंपल पेंडुलम। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। हमने एक मैस लिया, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। पहले हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि हमारे पास मैस किस तरह का होना चाहिए, क्या होना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, वी हैव यूज्ड अ वुडन बॉक्स मैस। हमने एक वुडन बॉक्स लिया, ठीक है, जिसका वेट mg था और वो रेस्ट पोजीशन पे था मीन पे। फिर हमने एक क्या लिया, उसको देखा कि उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करी हैं। जो बॉक्स है हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो रेस्ट पे था। वर्टिकली जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो एक उसका डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा था और एज अ रिएक्शन आपके पास एक अपवर्ड वेट एक्ट कर रहा था। तो इन दोनों ने भी इफेक्ट्स को कैंसिल कर दिया, फोर्सेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को, और एज अ रिजल्ट आपके पास बॉडी जो थी उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास वाज बेसिकली ज़ीरो इनिशियल स्टेज में। फिर आपने जो चीज़ यूज़ की वो था स्प्रिंग। अब स्प्रिंग आपको पता है क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है, आप इसको खींचते हो, ये स्ट्रेच तो होता है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स रिमूव करते हो, जो आपने फोर्स लगा के इसको खींचा था, स्ट्रेच किया था, जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे, ख़त्म करोगे, स्प्रिंग एकदम वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस में रखना है, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, ये स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, इससे हमें पता चलता है कि स्प्रिंग कितना ज़्यादा हार्ड है, स्ट्रेचेबल है, और वो कितना सॉफ्ट है, लाइट है, और उसके अंदर इलास्टिसिटी उसकी कितनी कम है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है
कि जब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपके पास स्टिफनेस कांस्टेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, उसके बाद बहुत थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी। इसी तरह से आपके पास जो बहुत लाइट से स्प्रिंग होते हैं, जस्ट इसकी एग्जांपल ले लो, आपके जो बॉल पॉइंट्स के अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। आप थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करो तो वो स्प्रिंग एकदम से स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्प्रिंग का। आपके पास जब भी आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर स्टडी करोगे तो आपने इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखना है कि आप कौन सा स्प्रिंग यूज़ कर रहे हो। आइदर इट हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट और द लो वैल्यू ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट। अब ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने एक स्प्रिंग लिया, उसके साथ मैथ को अटैच कर दिया। अब ये हमारे पास मीन पोजीशन है, इनिशियल स्टेज थी जिसपे हमने अपने ऑपरेटर्स को एडजस्ट किया, ठीक। इसके बाद हमने फोर्स अप्लाई की तो वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे गया। जैसे ही फोर्स अप्लाई की तो बॉडी दोबारा मीन पोजीशन पे आई, लेकिन वो यहाँ स्टॉप नहीं हुई बल्कि वो बी पोजीशन पे चली गई, विच वॉज एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारे पास यहाँ पे हम तीन पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके पास मीन पोजीशन, सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड थर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी। सो बेसिकली तीन पोजीशंस के ऊपर हम इस ब्लॉक की मूवमेंट और फोर्सेस के इफेक्ट को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं, कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करी है, अंडर विच फोर्सेस द मास इज मूविंग, ठीक है, और उनकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखेंगे हम। सो फर्स्ट इनिशियली हमारे पास क्या था कि मास जो था वो अपनी मीन पोजीशन पे था। अब एज यू कैन सी दिस इज द रेड एरो, ये आपके पास डायरेक्शन शो कर रहा है अप्लाइड फोर्स की। हमने फोर्स अप्लाई की, F इज इक्वल टू एम ए, ये आपके पास इक्वेशन आती है न्यूटन लॉ से, ठीक है। आपके पास क्या होगा कि मास जो है वो मूव करके आएगा फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A। अब आपके पास ये एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वापस आ गया, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया अंडर अप्लाइड फोर्स वो था आपके पास x। जब हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई फोर्स की, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया x और वो पॉइंट O से A के ऊपर आ गया। अब जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे, मास वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमने फोर्स तो रिमूव कर दी, तो मास वापस क्यों गया, ठीक है, वो किस फोर्स के अंडर वापस गया, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, क्या वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल था या नहीं था। तो आपको अगर न्यूटन का थर्ड लॉ याद हो तो अप्लाइड फोर्स आपके पास एक्शन है, तो एज अ रिएक्शन आपके पास कोई फोर्स एक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग की फोर्स थी जिसने एज अ रिएक्शन एक्ट किया। हमने जितनी फोर्स अप्लाई की थी, स्प्रिंग उतनी ही फोर्स के साथ मास को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आया। ये रीस्टोरिंग फोर्स थी, और ये रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कहाँ से आई, ये हमारे पास स्प्रिंग की फोर्स आई, ठीक है। स्प्रिंग की आपको पता है प्रॉपर्टी है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, जैसे ही आप फोर्स रिमूव करते हो, स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वो गेन करने की कोशिश करता है। सो आपके पास यहाँ पे टू फोर्सेस एक्ट की, फर्स्ट अप्लाइड फोर्स और दूसरी आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स। और मैथ स्प्रिंग सिस्टम के केस में आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई थी, स्प्रिंग की जो फोर्स थी, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स थी, ठीक है। और आपने जितना डिस्टेंस बॉडी ने एक्सट्रीम पोजीशन पे कवर किया, वो डिस्टेंस वापस उसने रिकवर करते हुए वो ओ पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वो ओ पे स्टॉप नहीं करेगी, बल्कि वो वापस जाएगी अपनी मीन पोजीशन बी की तरफ। जैसे ही वो सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, फिर वो वापस आएगी मीन पोजीशन पे, और इस तरह से आपके पास ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास एक्शन जो था वो आपके पास अप्लाइड फोर्स थी, रिएक्शन आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स था। आपको पता है जितनी आप फोर्स अप्लाई करते हो, जितना आपका एक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो आपके पास रिएक्टिव फोर्स आई थी वो आपके पास आई थी रीस्टोरिंग फोर्स, विच वॉज इक्वल टू F इज इक्वल टू -kx। और ये आपके पास हुक्स लॉ भी होता है, ठीक है। और इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ x ऑफ स्प्रिंग, कि जितना ज़्यादा आपके पास
लेंथ में चेंज आएगा उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स भी होगी। ये आपके पास जो के है दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये जो हमने स्टिफनेस कांस्टेंट अभी पढ़ा था कि हार्ड स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है और लाइटर स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली आ गई स्टेटमेंट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक्शन जो था वो अप्लाइड फोर्स थी, F इज इक्वल टू ma, और रीस्टोरिंग फोर्स जो थी वो आपके पास स्प्रिंग फोर्स थी, हुक्स लॉ से आई थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हम इनको कंपेयर करेंगे और हम इनको इक्वल कर सकते हैं, दे आर, दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब माइनस के एक्स आपको बता रहा है कि बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, वो वापस आ रही है, ये रिएक्शन है और इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है अप्लाइड फोर्स से। अप्लाइड फोर्स इस तरफ गई आपके पास राइट साइड पे और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे आई। सो ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई स्प्रिंग कांस्टेंट की। एज यू नो, अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उतना ही कम डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक। अब ये देखें यहाँ पे इसका इन्वर्स रिलेशनशिप आ गया। अगर तो आपके पास स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है तो एक लेट्स सपोज 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कम होगी, लेकिन यही अगर आपके पास स्प्रिंग लाइट है, के की वैल्यू कम है, तो 50 न्यूटन पे ही एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगी। कम फोर्स भी लगाएंगे तो वो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लेगा स्प्रिंग। और यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम। अब इस पूरे सिस्टम में के भी आपके पास सेम था, स्प्रिंग तो हमने चेंज नहीं किया, और एम भी सेम था ना, तो हमने मास चेंज किया। तो ये जो फैक्टर है के बाय एम का, ये कांस्टेंट है, तो हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के थ्रू हम इसको रिप्लेसमेंट करके कह सकते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जो है वो, और दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। और ये आपके पास माइनस साइन यही बता रहा है कि वो बॉडी आपके पास वापस आ रही है, ठीक। अब इसका देख लेते हैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास मीन पोजीशन को हमने देखा, उस पर क्या था, मैस रेस्ट पे था। रेस्ट का क्या मतलब है, द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रही और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि बॉडी तभी मूव करती है जब उस पर कोई फोर्स लगती है। तो आपके पास हॉरिजॉन्टली भी कोई फोर्स नहीं थी, और जो वर्टिकल टू फोर्सेस थी, वेट और अपवर्ड फोर्स, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो बॉडी आपके पास मीन पोजीशन पे ही रही। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, जब वो अपनी फर्दर एक्सट्रीम पोजीशन ए पे गई तो आपने एक फोर्स अप्लाई की, वो भी राइट साइड पे, ठीक है। आपके पास बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, और जब आपको पता है कि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली, तो आपके पास दैट इज स्टेट इज कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है। और आपके पास बॉडी हमेशा तभी मूव करती है, रेस्ट से मूव करेगी, जब उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो फोर्स अप्लाई हुई और जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो सब हॉरिजॉन्टली था। वर्टिकली जो आपके पास नेट फोर्स है वो अभी भी ज़ीरो ही है। ओनली वर्टिकल फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टली आपके पास फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, एक्सट्रीम पे गई, फोर्स को रिमूव किया गया, वो दोबारा से अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, ठीक है। अब वो अपनी मीन पोजीशन पे क्यों वापस आ रही है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और रीस्टोरिंग फोर्स आपके पास कहाँ से आई, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। अब स्प्रिंग फोर्स एक्ट की, स्प्रिंग वापस इसको अपनी मेन पोजीशन पे लेकर आ गया। अब आपको पता है कि हमने हुक्स लॉ में देखा था, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप दूर होंगे मीन पोजीशन से, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे ही बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे आई, ठीक है, अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो, तो टेक्निकली अब आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास, हमने इस चीज़ को भी देखेंगे कि जब तो रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो होगी तो बॉडी क्यों आगे मूव की, ठीक।
अब मोर फोर्स इज एक्टिंग हियर। अब जैसे ही आपके पास देखो एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर फोर्स ने एक्ट किया तो बॉडी बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टॉप हुई पॉइंट ए पे, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0। जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। बॉडी स्टॉप करती है और उसके बाद वो मूव करना शुरू करती है, और जो आपके पास मेन पोजीशन है उस पर वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक। अब यहाँ पे हमने ये तो देख ली वेलोसिटीज क्यों मैक्सिमम है और मिनिमम है। अब बात आ गई कि आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी तो 0 हो गई है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये देखें, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो अब बॉडी वापस यहाँ पे आने के बाद स्टॉप नहीं की, बल्कि क्या हुआ कि वो दोबारा चलेगी पॉइंट बी पे। अब वो किस फोर्स के अंडर गई, इसको हम चेक करते हैं। अब आपके पास क्या है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन बी पे गई तो वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया गई। क्यों? क्योंकि बॉडी में इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करती है, वो रोकती है उस चेंज को, ठीक है, जो उसकी रेस्ट या मोशन में आता है। अब बॉडी की यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि वो मूविंग कंडीशन में थी, तो बॉडी जो है वो अपनी मूविंग कंडीशन को मेंटेन रखेगी, ठीक है। वो कोशिश करेगी कि वो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखे। तो वो इस वजह से आपके पास अब इनर्शिया एक्ट करेगा और बॉडी जो है वो बी पॉइंट पे जाएगी। ये हमने पहले स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। अगर तो रीस्टोरिंग फोर्स ना होती तो वो पॉइंट ओ पे वापस ना आता। अब आ गया, अब इनर्शिया भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इनर्शिया ना होता तो वो दूसरी एक्सट्रीम पे जाती ही नहीं, और अगर वो इस एक्सट्रीम पे ना जाती तो आपके पास टू एंड फ्रो मोशन जो थी वो तो पॉसिबल ही नहीं थी अबाउट अ मीन पोजीशन। तो यहाँ पे आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता है कि आपके पास जैसे ही स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज करेगी, कब? जब आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखें, आपके पास पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक बॉडी गई, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता गया स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होती गई। अब जब स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो गई तो जो उसकी इनर्शिया था, ठीक है, उसकी जो एक बॉडी की वो जो फोर्स थी, अंडर फोर्स वो जो मूव कर रहा था, वो मिनिमम हो जाएगी और बॉडी यहाँ पे आके एकदम स्टॉप करेगी, फिर उसकी वेलोसिटी 0, फिर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी क्योंकि डिस्टेंस अब ज़्यादा हो गया। जैसे ही आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, बॉडी दोबारा फौरन मूव करते हुए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ओ की तरफ आएगी और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे ही आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स ग्रेटर होगी तो आपके पास बॉडी जो है वो पॉइंट बी से ओ की तरफ वापस आएगी। अब यहाँ पे हम इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या हुआ। ये देखें, मास था, इसको आपने अटैच किया स्प्रिंग के साथ, ठीक है। अब जैसे ही ये स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ, ये बॉडी अप्लाई फोर्स हुई, तो ये देखें ये मूव कर रहा है, वापस आ रहा है, ये पोजीशन इसकी चेंज हो रही है। और रीस्टोरिंग फोर्स देखें किस डायरेक्शन में एक्ट करे, ये हमेशा मीन की तरफ एक्ट करती है। तो जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन पे वापस आती है, आपके पास क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा वहीं पे एक्ट करती है। जैसे ही बॉडी मीन पे आई, अब देखें रीस्टोरिंग फोर्स भी 0 है और आपके पास पोजीशन भी 0 है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं और इस सारे कॉन्सेप्ट को भी वाइंड अप कर लेते हैं। हमने एक मैथ्स लिया था जिसके ऊपर वर्टिकली जो थी टू फोर्सेस एक्ट कर रही थी, उन्होंने अपना इफेक्ट कैंसिल किया और बॉडी रेस्ट पे थी। हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही थी। ये एक स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास के था, ठीक। अब बॉडी ने जो मूव किया वो उसने फोर्स अप्लाई की, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट की, ठीक है, और बॉडी इस तरफ एक्सट्रीम बी पे मीन पे आई, फिर बी पे गई ड्यू टू इनर्शिया, फिर वंस अगेन रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो गई और बॉडी ने वापस ओ की तरफ आई और वो ये ऑसिलेशंस होती रही। अब यहाँ पे ऑसिलेशंस हमेशा फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड हुई, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। हमने एक मैथमेटिकली ये चीज़ डिराइव की थी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। एक्सेलरेट बॉडी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ करती है।
अब आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितनी कम डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। अब हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, x है, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे। जैसे ही आप मीन पे वापस आएंगे x इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन भी आपके पास 0। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी को देखते हैं तो आपके पास वेलोसिटी हमेशा बॉडी जो है वो मूव करती है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पे आके वो स्टॉप कर जाती है, आपके पास वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। जब वो मीन पे जाती है तो यहाँ मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया मास स्प्रिंग सिस्टम को, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था। तो ऑब्वियसली आपके पास कोई फ्रिक्शन नहीं थी जिसकी वजह से ये मोशंस स्टॉप होती। सेकेंडली आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स एक्ट की, और थर्ड आपके पास इनर्शिया भी था जिसकी वजह से बॉडी जो थी वो बी की तरफ गई, और वंस अगेन रीस्टोरिंग की वजह से वो वापस आई और ये ऑसिलेशंस का प्रोसेस कंटिन्यू रहा। तो यहाँ पे हमने ये स्टडी किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर कैसे एक्ट करती है, और हमने इसको इन डिटेल मैथमेटिकली भी स्टडी किया और थ्योरेटिकली भी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एनर्जी कंजर्वेशंस को भी स्टडी करेंगे कि किस पॉइंट पे बॉडी की क्या एनर्जी है, ठीक है, और मीन पोजीशन पे क्या एनर्जी है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या एनर्जी है, और कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।